सारे लोगों ने सवाल किया और हमारी जनरली एक ख्वाहिश भी होती है कि हम अपने प्रोडक्ट को बाहर भेजें, इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर जाएं, इंटरनेशनल मार्केट्स के साथ हम लोग डील करें, उसमें पोटेंशियल भी है, सब कुछ है। बट उससे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपने आइडेंटिफाई करनी है वो ये है कि जो ग्लोबल लॉजिस्टिक्स है क्या वो आपके लिए है, इज इट योर कप ऑफ केक? मैंने कल भी एग्जांपल दी, टेक्सपो एक बहुत बड़ी एग्जीबिशन होती है टेक्सटाइल की, तो वहाँ पर हमारी हैंडीक्राफ्ट सेक्टर की खातून की जो कारपेट्स बनाती थी उनको जद्दा से एक ऑर्डर मिला 1000 कारपेट्स का, 1000 कारपेट्स का, तो उनके हाथ में डिलीवरी नहीं कर सकते। तो जहाँ पर आपको ग्लोबल लॉजिस्टिक्स, ग्लोबल ई कॉमर्स में लगता है कि इसमें बड़ा पोटेंशियल है, बट कुछ सवालात की भी ज़रूरत है जो आपको अपने आप से करनी है। इन सवालों का जवाब आप ही दे सकते हैं, कोई और नहीं दे सकता। ठीक है? क्यों मुश्किल है? मुश्किल इसलिए है कि जब आप इंटरनेशनल मार्केट में जाते हैं वहाँ पर किसी ने आपका नाम नहीं सुना, they don't know who you are, राइट? पाकिस्तान के अंदर तो आप बहुत बड़ा ब्रांड बन गए होंगे, बाहर लोगों ने आपके बारे में सुना नहीं हुआ। दूसरी बात, वो आपकी ज़बान नहीं बोलते। जो मेरा एक स्टार्टअप है जो मैंने आपको बताया था, फूड प्रोडक्ट्स बेचते हैं अरबिक ओरिएंटेड, जर्मनी और पोलैंड में जब हमने वो लॉन्च की वेबसाइट तो उस पर सिर्फ अरबिक और इंग्लिश लैंग्वेज थी, बट जब हमने उसको लॉन्च किया तो 3 महीने के अंदर अंदर हमने रियलाइज कर लिया कि इसके अंदर में पॉलिश और जर्मन लैंग्वेज डालनी पड़ेगी, वरना आप गुजारा नहीं कर सकते। अब पॉलिश लैंग्वेज और जर्मन लैंग्वेज डालना इतना मुश्किल नहीं काम, उसकी कस्टमर सर्विसेज, कोई क्वेरी हमें पॉलिश लैंग्वेज में भेज रहा है, हम उसको कैसे जवाब दें? जर्मन लैंग्वेज में भेज रहा है, उसको कैसे जवाब दें? हम ये कस्टमर से नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि ये कस्टमर की जिम्मेदारी है कि वो इंग्लिश लैंग्वेज सीखेगा, कस्टमर अपनी ही जबान बोलेगा। और आज सुबह से यही डिस्कशन हुई है कि हीरो ऑफ योर स्टोरी इज हू? राइट? इट इज नेवर यू, इट कैन नेवर बी यू, राइट? सो इसलिए वो आपकी जबान नहीं बोलते, वो आपसे आधी दुनिया दूर रहते हैं। इज इट रियली फॉर यू? शुड आई रियली गो ग्लोबल? राइट? कुछ सवाल जो आपने अपने आप से करने हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि आपकी ऑपरेशनल कैपेसिटी क्या है। मैंने भी आपको बताया कि 1000 कारपेट्स का ऑर्डर आया, बट वो डिलीवर नहीं कर सकती, तो उसका मेरे पास कैपेसिटी नहीं है ना इसको डिलीवर कर सकूं। तो अगर आपके पास कोई बड़ा ऑर्डर आ गया और आप डिलीवर ना कर पाए तो आपको नुकसान होगा। दूसरा सवाल, आपके प्रोडक्ट की पाकिस्तान में तो बहुत डिमांड है, बट क्या बाहर भी उसकी डिमांड है? ठीक है, एक बाकू में एग्जीबिशन होती है मेड इन पाकिस्तान, यहाँ से भी लोग जाते हैं, हर जगह से जाते हैं। अभी जो लास्ट हुई उसके अंदर जब उसके वापस आए तो कुछ खवातीन ने बहुत तारीफें की, बहुत अच्छा काम था, बहुत अच्छा काम था। कुछ ने कहा जी बिल्कुल बेड़ा गर्क हो गया, बेच नहीं सके, हमारा इतना नुकसान हो गया। मैंने उनसे पूछा आप क्या बेच रही थी, क्या लेकर गई थी? उन्होंने कहा मैं यही औरतों के शलवार कमीज लेकर गई। So why would people in Baku buy shalwar kameez? You might make very good shalwar kameez, but उसकी बाकू में कोई डिमांड नहीं है। एंड ऑन टॉप ऑफ इट, इसी का एक और एग्जांपल आपको देता हूँ। यूके की एथनिक मार्केट, वो कहते हैं हम यूके मार्केट में अपने कपड़े भिजवाना चाहते हैं जो पाकिस्तानी वहाँ पर रहते हैं। जब आप वहाँ पर भिजवाते हैं तो आप रियलाइज करते हैं कि ओहो, यूके की मार्केट में हमारे पाकिस्तानियों के अलावा बांग्लादेशी भी बेच रहे हैं, इंडियन भी वही कपड़े बेच रहे हैं और बहुत सारे और लोग वो बेच रहे हैं। तो क्या आपको वहाँ पर कोई पोजीशन मिल सकती है? वो लोग कहते हैं सेकंड क्वेश्चन दैट यू शुड आस्क। तीसरी चीज का नीश की बात हो रही थी कि नीश बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप इंटरनेशनल मार्केट में जाते हैं तो यू हैव टू फाइंड कंपैरेटिव वैल्यू फॉर अ नीश which is more challenging, and fourth and most importantly is the expansion technique. How big is the market? How big is the market? How big is the market? And that is a very challenging question, right? बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, वो ऐसा सा प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं जो आप सुनते हैं और वो जितनी अर्निंग कर रहे होते हैं आप हैरान हो जाते हैं। लाइक आई हैव अ फ्रेंड हु लिव्स इन कराची, जिसका अमेज़न पे स्टोर है कितने सालों से, और वो ऑन एन एवरेज महीने का 10 से 12 लाख रुपए कमाता है।
रेवेन्यू नहीं, नेट उसका जो अर्निंग होती है वो 10 से 12 लाख है। वो बेचता क्या है? वो बेचता है स्कॉच टेप। चाइना से स्कॉच टेप मंगवाते हैं। अब स्कॉच टेप चूंकि प्रोडक्ट ऐसा है कि उसकी मार्केट बहुत बड़ी है, तो उसको वहां पर एक कंपैरेटिव वैल्यू मिल जाता है। बट अगर आप ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं जो बहुत स्पेसिफिक है, वहां पर आपको कंपैरेटिव वैल्यू देना चैलेंजिंग होता है। ठीक है, सो गोइंग ग्लोबल से सबसे पहला सवाल जो आपने पूछना है अपने आप से, वो यही पूछना है, किसी ट्रेनिंग होगी, क्या मुझे बाहर जाना चाहिए? क्योंकि इसके मसाइल और राइट। कल हमने जब लॉजिस्टिक्स की बात की, इंटरनेशनल अगर आप करेंगे, आप कहते हैं जब यूएई में करेंगे कॉमर्स के ऊपर, और आप कैश ऑन डिलीवरी में करते हैं, तो उसके मसाइल क्या है? वहां से रिटर्न आ गई थे, यहाँ से जाने का खर्चा भी आपको पड़ा, वहां से वापसी का रिटर्न भी आपको पड़ा। कैन यू डू इट? कैन यू अफोर्ड टू डू इट? दिस इज द क्वेश्चन दैट यू हैव टू आस्क। लोकलाइजेशन क्या होती है? व्हाट इज लोकलाइजेशन? लोकल लैंग्वेज यूज करना और लोकल प्रोडक्ट्स। वेरी गुड। मेक प्रोडक्ट्स which are localized, जो उस इलाके की डिमांड के मुताबिक है। आप मैक आलू टिक्की, मैकडॉनल्ड्स है ना, मैकडॉनल्ड्स इज बिग फैन, मैक आलू टिक्की आपको पाकिस्तान में नहीं मिलती, किस मुल्क में मिलती है? इंडिया में मिलती है। बिकॉज पाकिस्तान के अंदर वो बेचते हैं मैक शफल कबाब, बिकॉज इट हैज टू बी लोकलाइज्ड, ट्रेडिशनल टू दैट पर्टिकुलर एनवायरनमेंट। तो जब आपने बाहर की मार्केट को सिलेक्ट करना है, आपके सवाल के जवाब में सर ऑलिव्स के लिए, जब आप जर्मन लैंग्वेज के अंदर भेजेंगे, जर्मनी में भेजेंगे, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपने प्रोडक्ट की जो पैकेजिंग है, जो लेबलिंग है, उसको जर्मन लैंग्वेज में डालें। यू हैव टू लोकलाइज इट। दूसरी चीज प्राइसिंग, क्या आप उसी प्राइस में बेचेंगे जिस पे आप पाकिस्तान में बेच रहे हैं, या उसकी प्राइस पे फर्क रखेंगे? अगर आप प्राइस रखेंगे, अगर आप डिफरेंट प्राइस के ऊपर बेचेंगे तो एक और मसला आएगा। पाकिस्तान में आपकी वेबसाइट पे जब आपका बायर आएगा, वो कहेगा वो ये यहाँ पर तो बेच रहा है 100 रुपए की, मुझे ये बेच रहा है 1000 रुपए की, चैलेंज आता है, राइट? सो दैट्स द सेकंड थिंग। किसी चीज की लैंडेड कॉस्ट, लैंडेड कॉस्ट क्या होती है? लैंडेड ट्रांसपोर्टेशन, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, लॉजिस्टिक्स, ओके, मैन्युफैक्चर होने के बाद आपको कितनी कॉस्ट प्रोडक्ट की पहुंच की। व्हाई इट इज कॉल्ड लैंडेड कॉस्ट? पहुंच कस्टमर तक जब वो प्रोडक्ट पहुंचता है तो उसकी कॉस्ट क्या होती है? सो मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स, ऑल दीज थिंग्स हैव टू बी एडेड ऑन टू लैंडेड कॉस्ट। फ्रीट चार्जेस, यस। पेमेंट्स आपको कैसे रिसीव होगी? Amazon के ऊपर जो लोग काम कर रहे हैं, सबसे बड़ा चैलेंज वो यही फेस करते हैं कि उनको अपने मामू या चचा या किसी को ढूंढना पड़ता है दूसरे मुल्कों में, जिनके अकाउंट में वो पैसे आते हैं और उनको अपने अकाउंट में मंगवाते हैं। पेमेंट्स आर अ बिग चैलेंज। पाकिस्तान के अंदर जो अब डॉलर का जो हाल हुआ हुआ है, उसके बाद जाकर एलसीज का खोलना एक बहुत बड़ा चैलेंज हुआ हुआ है, राइट? सो इट इज अ इशू। लॉजिस्टिक्स कि कैसे वहां पर जाएगा, कैसे आप उसको वहां पर भेजेंगे। आजकल इंपोर्ट बैन्स लगे हुए पाकिस्तान के अंदर, राइट? इसे डायरेक्टली बोलेंगे, बट मेरा जो स्किन केयर का प्रोडक्ट है उसके अंदर हमारे पास इंपोर्टेड इंग्रेडिएंट्स हैं, और मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है ये कि हमारे दो जो सबसे बेस्ट सेलिंग शैम्पूज हैं वो हमने आउट ऑफ स्टॉक किए हुए, क्योंकि हम इंपोर्ट नहीं कर पा रहे उसका रॉ मटेरियल, राइट? सो इश्यूज आर देयर। एंड लास्टली कस्टमर सर्विसेज। कस्टमर सर्विसेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने भी आपको एग्जांपल दी कि वेबसाइट को पॉलिश और जर्मन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना तो उतना बड़ा मुश्किल काम नहीं था, बट कस्टमर सर्विसेज को उस लैंग्वेज में देना एक मुश्किल काम। ठीक है, सो दीज आर एडिशनल थिंग्स एज वेल। फिर कस्टमर्स आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं जब आप बाहर जाते हैं? एक चीज होती है, उसको कहते हैं कार्ट अबंडनमेंट। इसका क्या मतलब होता है? कार्ट अबंडनमेंट। कार्ट में डाल देते हैं, बाय नहीं करते। कार्ट में डाल देते हैं, पेमेंट नहीं किया, चेकआउट नहीं करते। पेमेंट नहीं किया। सो कार्ट में उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को ऐड कर लिया लेकिन चेकआउट नहीं किया, राइट? तो एक रिसर्च की Flow.io ने, और उससे ये कहा, लोगों से पूछा
कि तुम कार्ट में प्रोडक्ट डाल के बाय क्यों नहीं कर रहे हो? क्या रीजंस हैं? 47% लोगों ने कहा कि शिपिंग कॉस्ट वाज टू हाई, इसलिए मैंने नहीं खरीदा। इसीलिए Amazon पे अगर आप जाके शॉप करते हैं तो Amazon प्रोडक्ट के पेज पे आपको बता देता है तुम्हारी शिपिंग कॉस्ट कितनी है। इसीलिए Amazon पे कार्ट उसका रेट कम है। जो लोग ई कॉमर्स बिजनेस आप ऐसे कर रहे हैं, आपको पता है कि कार्ट अबंडमेंट इज अ रियलिटी। लोग ऐसा करते हैं और 47% इसलिए करते हैं क्योंकि उनको शिपिंग कॉस्ट जो होती है वो बहुत हाई लगती है। 38% ने कहा we weren't ready to buy, 32% ने कहा it did not qualify for free shipping। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है और मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि ये बहुत बड़ा एडेड एडवांटेज है जब आप अपने कस्टमर को कहते हैं कि आई विल ऑफर यू फ्री शिपिंग। आप Talk about localization. So, I have been dealing with Chinese vendors. They do not talk to you in English, right? They send you a Chinese thing, and then that is translated by Google or some other solution. What they are saying is different to what the translation is, right? At times the he becomes a she, right? So what do you do in that case? So it is always better जब अपनी वेबसाइट को ट्रांसलेट करा रहे होते हैं, it is always better कि आप नेटिव स्पीकर से उसको ट्रांसलेट कराएं, बिकॉज पश्तो के अंदर भी 5 मुख्तलिफ पख्तून्स बैठे होंगे तो मुख्तलिफ तरह की पश्तो बोल रहे हैं, राइट? उनका डायलेक्ट, उनका एक्सेंट। इट इज ऑलवेज बेटर कि आप किसी नेटिव से करें, डू नॉट डिपेंड ऑन गूगल ट्रांसलेट। How do you do that? By finding maybe अगर आप मुझसे सवाल पूछेंगे what would I do, I would go on Fiverr and find a freelancer, German speaker, authentic German speaker जो मुझे convert करा। This is what I do. So I'll find somebody native. Fiverr के ऊपर, Upwork के ऊपर, इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पे बहुत सारे लोग बैठे हुए जो यही काम कर रहे हैं। And if they are native, they can give you fairly good translation. अच्छा, ये सबसे मजेदार बात, ग्लोबली लोगों की एक्सपेक्टेशंस 84% की एक्सपेक्टेशंस है आप उनको फ्री शिपिंग देंगे। 80%। So you can imagine that's huge। आपको यहाँ से कॉस्ट पड़ती है ठीक ठाक, आप फ्री शिपिंग कैसे दे सकते हैं? अगर आप उस शिपिंग की कॉस्ट अपने प्रोडक्ट की प्राइस में ऐड कर देते हैं तो आपको लगता है कि यार ये तो मैं बिल्कुल ही कंप्लीट ही नहीं कर सकता, मेरा प्रोडक्ट ही बहुत महंगा हो गया। सो हाउ कैन यू मैनेज इट? और सबसे इंटरेस्टिंग, बाकी तो स्टैट्स आपके पास हैं, आपके मॉड्यूल में भी आपको मिल जाएंगे। 24% लोग ग्लोबली आपसे मांगते हैं ओवरनाइट शिपिंग, कि मुझे मेरा प्रोडक्ट एक दिन के अंदर मिल जाए। Is it challenging? Yes. It is very challenging. So is going global. So is going global. ठीक है? फिर कल आप उस दिन मैंने आपको बिजनेस ईमेल का बताया, 71% लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी वेबसाइट पे आपका ईमेल एड्रेस लिखा हो। 32% ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके पास लोकल टेलीफोन नंबर हो, जिस मुल्क में आप बेच रहे हैं वहां का टेलीफोन नंबर हो। These are your customer expectations. And who is the hero of your story? Customer. So if you have to succeed in international market, you have to consider कि international market में जो आपका कस्टमर है उसकी expectations आपके हैं क्या, वो आपसे क्या डिमांड करता है। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि वो आपसे क्या डिमांड कर रहा है तो आप कैसे उसको बेच पाएंगे? So now you have local number in 5 countries. It is very difficult. So is you going global. So मेरा जो ये सारी अभी तक की डिस्कशन का मकसद है वो यही है कि while going global appears to be very lucrative, it is not very easy. It is very very challenging. आप ये देखिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं अभी पिछले ब्रेक में भी बात कर रहा था, तो वन ऑफ माय प्रोडक्ट जो मेरा ऑर्गेनिक स्किन केयर का ब्रांड है, उसके अंदर एक प्रोडक्ट है जो कि कैमल मिल्क से बना हुआ है। कैमल मिल्क से जब मैं यूके के अंदर अमेज़न के ऊपर अभी मैं कर रहा था तो 12 प्रोडक्ट है भी लिस्टेड। मुझे ये पता चला कि ओहो, ये तो यूरोपियन यूनियन के अंदर
आप डेली बेस्ड प्रोडक्ट्स जो हैं वो बेच नहीं सकते। अब मेरा वो प्रोडक्ट बहुत, मुझे पता है वो बहुत ज़्यादा चलेगा, बट आई कांट सेल इट। मेरा वो प्रोडक्ट उसका रजिस्टर नहीं हुआ, वो होगा भी नहीं जब तक मैं। सो यू नो दिस इज चैलेंज। पाकिस्तान के अंदर या लोकल मार्केट के अंदर आप चीज़ों को कई हद तक अपने कंट्रोल में लेकर आ सकते हैं। ग्लोबली इट बिकम्स अ बिग चैलेंज। सो आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन कि अगर आप ग्लोबल जाना चाहते हैं, कैन यू आंसर दीज थिंग्स? कैन यू फुलफिल दीज एक्सपेक्टेशंस? If you can, go ahead. If you can't, then you have to build your, competencies कि आप यहाँ तक पहुँचे। कुछ और रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स। यूएई के अंदर अब उन्होंने पॉलिसी चेंज कर दी है जब से उन्होंने ई-कॉमर्स का बेस्ड बिजनेसेस को रजिस्टर करना शुरू किया है। तो वहाँ पर लाइसेंस चाहिए आपको ई-कॉमर्स बिजनेस करने के लिए, लाइसेंस चाहिए। तो अगर आप यूएई के साथ रेगुलर काम करना चाहते हैं, जीसीसी के साथ रेगुलर काम करना चाहते हैं, यू नीड टू हैव अ लाइसेंस। उस लाइसेंस की एक कॉस्ट है। मिनिमम लाइसेंस की जो कॉस्ट है वो तकरीबन 15,000 दिरहम सालाना है। 15,000 दिरहम को अगर आप डॉलर्स में सुनना चाहते हैं तो डिवाइडेड बाय 3.67 करें, वो आपको ये बता देगा इतने डॉलर्स आपको हर साल के चाहिए लाइसेंस के। उसी लाइसेंस के साथ आपको एक ऑफिस चाहिए, उसी लाइसेंस के साथ आपकी कुछ और रिक्वायरमेंट्स। These are infrastructure requirements। ये एक मार्केट की रिक्वायरमेंट बता रहा हूँ। इसी तरह से आप यूरोप में जाएंगे, उनकी कोई और रिक्वायरमेंट्स होगी, तीसरे की कोई और रिक्वायरमेंट्स होगी। अमेज़ॉन के ऊपर हर कोई काम करना चाहता है, लेकिन बहुत कम बिजनेसेस जो होते हैं वो अमेज़ॉन सेलेक्ट करते हैं, इसलिए क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट्स जो है वो बहुत डिफरेंट है। दूसरी चीज़, डेटा सिक्योरिटी। हम इस चीज़ को बिल्कुल कंसिडर ही नहीं करते थे आज से कुछ ऐसा पहले तक, 2019 से पहले तक, जब हमारी ई-कॉमर्स पॉलिसी नहीं आई। बट पूरी दुनिया में डेटा सिक्योरिटी हैज अ लॉट ऑफ वैल्यू। क्यों? क्योंकि आप अपने कस्टमर का नाम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर सेव करें। तो लोग यूरोपियन यूनियन के अंदर देयर आर स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस और उन पॉलिसीज को ईयू में कहा जाता है GDPRS। अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर GDPRS इट्स नॉट कंप्लायंट, आपकी वेबसाइट ब्लॉक हो जाएगी। इट्स इम्पॉसिबल कि आप उसको चला सकें। लीगल रेगुलेशन, जिसमें मैंने आपको इंग्रेडिएंट बैन का बताया, मैं ईयू में अपना कैमल मिल्क वाला प्रोडक्ट नहीं बेच सकता, बिकॉज दिस इज इंग्रेडिएंट, आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, जब तक वो बैन नहीं हटता। आम लोग बेचते थे, तो आपको पता है पिछले 20 सालों से जापान पाकिस्तान का आम नहीं जा सकता था, बिकॉज उनकी रिक्वायरमेंट्स थी। जब वो रिक्वायरमेंट्स अब जाके क्योंकि पूरी, तो पिछले साल या 2 साल पहले पहली दफा आम किया था जापान के अंदर पाकिस्तान से। लैंग्वेज लोकलाइजेशन, लोकल लैंग्वेज और उसकी बात हुई। और स्ट्रैटेजी के अंदर मैंने एक ब्रैकेट्स में चीज लिखी हुई है ग्लोकल। ये मुझसे स्पेलिंग मिस्टेक नहीं हुई कि मैं बी की जगह सी डाल दिया, मैंने जानबूझ के ग्लोकल लिखा है। तो ग्लोकल का मतलब क्या होता है? ग्लोबल और लोकल बोथ। ओके, बेहतर तरह से एक्सप्लेन कर दी। ग्लोकल का क्या मतलब हो? यूनिवर्सल। थिंक ग्लोबली, मतलब आपकी जो ऑब्जेक्टिव इज ग्लोबल, however you think globally, आप लोकल मार्केट के बारे में सोचो। सो लोकलाइजेशन के बगैर इट इज इम्पॉसिबल टू स्टार्ट अ बिजनेस इंटरनेशनली। सो अगर आप इंटरनेशनल करना चाहते हैं, पोटेंशियल बहुत है, बट थिंक अबाउट इट। कैन यू डू अ लोकल स्ट्रैटेजी? बिकॉज लोकल स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, आसान नहीं है।